हाय एवरीवन। आज आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सर्वप्रथम है इसमें कि लैंगिक जीवन काल क्या कहलाता है ना। तो प्रत्येक जीव क्या होता है, अपनी एक निश्चित लाइफ में जीता है ना। प्रत्येक जीव का क्या होता है, अपने एक निश्चित और स्पेसिफिक लाइफ जो उसका होता है वही उसका लाइफ स्पैन कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। तो व्यक्ति का क्या होगा, जन्म से मृत्यु के बीच का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं उसे, लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का जन्म से मृत्यु के बीच का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रत्येक जीव जो होता है ना, तो उसका एक अलग अलग स्पेसिफिक है ना जीवन काल होता है, जिससे प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है और उसके पश्चात क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी जीव को जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसे हम जीवन काल कहते हैं। ठीक है, या जीवन अवधि कहते हैं। किसी जीव का जीवन काल उसकी एक विशिष्ट गुण है जो उसके आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि आम के पादप का जीवन काल जो होता है, जो आम का जो वृक्ष होता है तो उसका जीवन काल कितना होता है, 200 वर्ष होता है। वहीं पे पीपल का जो जीवन काल होता है, पीपल के वृक्ष का, तो कितना होता है, 2500 वर्ष होता है ना। तो इसमें ये होता है कि जो उसका जीवन काल होता है ना, तो सबको पता है ना, सबका अपना अपना स्पेसिफिक जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन, है ना। तो उसमें कुछ नीचे अभी दिए हुए हैं जीवन काल के बारे में, है ना, किसका कितना होता है। तो वहीं 2500 बताया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आम का जैसे जीवन काल 200 वर्ष है, जबकि पीपल का जीवन काल कितना है, 2500 वर्ष है। इसी प्रकार कौवा तथा तोता लगभग एक जैसे आकार के होते हैं, परंतु कौवे का जो जीवन काल होता है तो 15 वर्ष होता है, जबकि तोते का जीवन काल 140 वर्ष होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आकार पे भी डिपेंड नहीं करता है ना, साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो फिर दोनों एक ही होते हैं ना, कौवे का भी जीवन काल और तोते का जीवन काल क्यों अलग अलग होता। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, है ना, कि ये 100 मतलब इनका जीवन काल आकार पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जीवन अवधि कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक जीव को मृत्यु सुनिश्चित है ना। जो जीव इस जगत में है, जो प्राणी इस जगत में है, उनका मृत्यु होना एक दिन सुनिश्चित है। ठीक है, तो यद्यपि कुछ एक कोष की जीव अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसकी वृद्धि के साथ ही उनका द्विविभाजन हो जाता है। इस प्रकार के जीवों को अमर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जीवों को बोलेंगे, अमर कहा जाता है। तो दो चीज़ें इससे निकल के आ रही है कि जो जीवन मतलब अगर एक कोष की जीव एक ऐसा होता है ना। दुनिया में अगर इंसान आया है, प्राणी आया है ना, तो मृत्यु तो सबकी एक निर्धारित समय के बाद मृत्यु सुनिश्चित है। यद्यपि कुछ एक कोष की जीव अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसकी वृद्धि के साथ ही इनका द्विविभाजन हो जाता है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन करेंगे, ठीक है, इसका दो विभाजन हो जाएगा। इस प्रकार के जीवों को अमर कहा जाता है ना। इस प्रकार के जीवों को हम क्या बोल सकते हैं, अमर कह सकते हैं कि ये जीव क्या हैं, अमर हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, जीवन में मृत्यु सबके निश्चित है, लेकिन एसेक्सुअल जो होते हैं, मतलब एक कोष की जीव जो होते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, उनकी मृत्यु वो क्या होते हैं, वो अमर होते हैं। ठीक है, जीवों में जनन मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फिर से किसी चीज़ का मतलब फिर से किसी चीज़ का उत्पादन हो जाना, नया निर्माण हो जाना, किसी चीज़ का
फिर से उत्पादन हो जाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपना समान जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? ये एक जैविक प्रक्रिया है, जिसे क्या कहलाते हैं? ये एक जैविक प्रक्रिया है जो क्या करती है, जिसमें जिसके एक विकसित जीव अपने समान नसीब वाले जीवों को जन्म देता है। वे जीव जो नवीन जीव को जन्म देते हैं उन्हें हम जनन कहते हैं या पेरेंट कहते हैं। ठीक है, पेरेंट क्या कहलाते हैं? जो जो जीव होते हैं जो अपने समान, जो जीव जो नवीन जीवों को, अपने समान नवीन जीवों को जो जन्म दे देते हैं, क्या कहलाते हैं? वो पेरेंट कहलाते हैं या जनक कहते हैं। ठीक है, उत्पन्न हुए नए जीव संतति को ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें निकल गया जिसमें कि पहला चीज़ क्या है? पेरेंट क्या कहलाता है और ऑफस्प्रिंग। पेरेंट का मतलब होता है जनक, जो नवीन जीव को फिर से अपने समान जीव को जो फिर से जन्म दे सकता है उसे हम पेरेंट या जनक बोलते हैं। ठीक है, और उससे जो इस पर उत्पन्न होता है, जो चीज़ें उत्पन्न हो रहा है उसे क्या करेंगे? ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, कि पेरेंट क्या कहलाते हैं? पेरेंट जो अपने समान बच्चों को, है ना, जैसे मुर्गी है, मुर्गी अपने समान बच्चों को जन्म दे रही है ना, तो क्या हो गया? वो जनक हो गया। लेकिन उससे उत्पन्न हुआ जो संतत पैदा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग कहेंगे। ठीक है, उस चीज़ क्या क्या नाम रख जाएगा? ऑफस्प्रिंग मतलब संतत कहते हैं। उत्पन्न संतति वृद्धि करके परिपक्व होती है, इससे प्रजनन योग्य होकर जनन कह करती है। ठीक है, और उत्पन्न संतति वृद्धि करके परिपक्व होती है और ऐसे मतलब संतति करती है, जनन करती है। ठीक है, और यहाँ पे भिन्न प्रकार का सबका लाइफ स्पेन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? हाथी का कितना दिया हुआ है? 75। ठीक है, इसका गुलाब का 10 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है इसका, ये देखो कुत्ता कितना दिया हुआ, 10 से 15 साल दिया हुआ है। ठीक है, तितली का 1 से 2 हफ्ते दिया हुआ है। यहीं पे फिर कौवे का कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष दिया हुआ है। 25 केले कितना दिया हुआ है? 25 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, गाय का 26 वर्ष होता है, तोते का 140, और मगरमच्छ होता है टार्टाइस, है ना, इसका कितना दिया हुआ? 60 साल दिया हुआ है। यहीं पे घोड़े का कितना दिया हुआ है? 50 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 वर्ष दिया हुआ है ये, और घोड़े को 50 वर्ष दिया हुआ है। ये फल मक्खी जो होती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई, लगभग इसका 30 दिन दिया हुआ है। धान का 4 महीने दिया हुआ है। ठीक है, 4 महीने दिया हुआ है। और कचूहा मतलब टार्टॉइस का 100 से 150 वर्ष दिया हुआ है। और बरगद का पेड़ का 300 से 500 वर्ष दिया हुआ है। देखें, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कितने प्रकार के जनन होगा। ठीक है, तो हमने कितने प्रकार के जनन पढ़ा है? हमने 2 प्रकार के जनन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पहला क्या हुआ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही बॉडी से दोनों सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स का, ठीक है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें एक ही बॉडी होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मतलब मेल एंड फीमेल पेरेंट मिलके, है ना, क्या कहलाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जो उससे रिजल्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेनी बोलते हैं। तो देखो सजीव जनन के प्रकार क्या होता है? 2 होते हैं। सजीवों के संरचना, निवास स्थान एवं कायिकी का अत्यधिक विविधता होने के कारण जनन प्रक्रिया एक प्रकार की नहीं होती। सजीवों में जनन 2 प्रकार का होता है, पहला तो अलैंगिक हो गया, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलग्न नहीं होता है, जबकि जनन में
युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलग्न होते हैं। वही चीज़ जो हमने बताया कि जो प्रत्येक जीव है ना, अलैंगिक जो अलैंगिक होता है मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सजीवों की संरचना, निवास स्थान एवं कायिका में अत्यंत विविधता होने के कारण जनन प्रक्रिया एक प्रकार की नहीं होती है ना। उसमें विभिन्नताओं के कारण उनकी संरचना में हो गया, उनके निवास स्थान में हो गया, उनकी कायिक में अत्यधिक विविधता होने के कारण जनन प्रक्रिया एक प्रकार की नहीं होती है। सजीवों का जनन दो प्रकार से होता है, पहला तो अलैंगिक हो गया, दूसरा अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलग्न नहीं होते हैं, ना तो उसमें युग्मक का निर्माण होता है और ना ही क्या होता है युग्मक संलग्न नहीं होते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक निर्माण और युग्मक संलग्न होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो अलैंगिक होते हैं वो क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, इसी कारण से क्या क्या होता है उसमें नहीं होता। ठीक है, फिर लैंगिक जनन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार के जनन से उत्पन्न सभी संततियों आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से जनक के समान होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सभी संतान एवं जनक एक दूसरे के क्लोन होते हैं। कुल मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, एक दूसरे के समान रहेंगे, समक्ष रहेंगे, एक दूसरे की फोटोकॉपी रहेंगे। ठीक है, आइडेंटिकल कैसे रहेंगे, क्लोन रहेंगे। ठीक है, और एक दूसरे के फोटोकॉपी नजर आएंगे। इस प्रकार के जनन में विभाजन सूत्री होते हैं तथा युग्मक निर्माण और युग्मक संलग्न नहीं होते हैं, है ना। हमने क्या बताया आपको कि युग्मक निर्माण और युग्मक संलग्न जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में हम इसकी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, न तो इसमें युग्मक का निर्माण होगा न युग्मक संलग्न होंगे, बल्कि अलैंगिक जनन प्रायः निम्न श्रेणियों के जीव पाया जाता है। उच्च श्रेणी में आकार की एक कोशिकी में नहीं पाया जाता है, परंतु कुछ उच्च कोटि के पादपों में लैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, जिसे कायिकी वरना वेजिटेटिव जनन कहा जाता है। ठीक है, परंतु कुछ उच्च कोटि के पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है। ठीक है, जो कुछ उच्च वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं ना, हम बताते हैं ये क्या होता है, कायिक निर्माण कैसे होता है, हम आगे बता देते हैं आपको। ठीक है, तो कहा जाता है एक कोशिकी में नहीं पाया जाता है, मतलब इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, अकशेरुकी जो होते हैं एवं कशेरुकी में नहीं पाया जाता है, उच्च श्रेणी के कशेरुकी में। परंतु कुछ उच्च कोटि के जो कशेरुकी में नहीं पाया जाता है, परंतु उच्च कोटि के पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, जिसे हम कायिक जनन कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन के प्रकार बताना है, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब इसका हमें टाइप बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, जीवों में अलैंगिक जनन अनेक विधियों द्वारा होता है। पहला विखंडन, मतलब फिजन द्वारा होगा। फिजन क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है कि बराबर, मतलब इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन कोशिका दो या दो से अधिक समान या बराबर अपाम की संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। विखंडन की क्रिया निम्न के द्वारा हम संपन्न हो जाती है। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन कराते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, एक कोशिका के दो समान, ये देखो ये अमीबा का होता है बाइनरी फ्यूजन, और ये संतति कोशिका ये देखिए अलग अलग, है ना, डिवीजन करके कैसा हो गई, अलग अलग हो गई। ये देखिए इसी, है ना। तो इसमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला क्या हो जाएगा, फ्यूजन द्वारा। कैसा करते हैं, फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन द्वारा। तो है ना, समझ के ना, तो विखंडन कर लिया बाइनरी फ्यूजन करके, ये दो सेल भी देखिए इधर दो भागों में ये संतति कोशिकाएं इसकी अलग अलग होके ये बना लिया। ठीक है, तो विखंडन का मतलब समझ गए ना, समान व मतलब समान एवं बराबर भागों में, है ना,
संताति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। ये समान और बराबर भागों में क्या करेगा ये, पहले फिजन का मतलब होता है खंडन, खंड खंड, या तो ये बाइनरी फिजन द्विखंडन हो गया या बहुखंडन, इससे कई प्रकार है ना। तो अब आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। पहला हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी फिजन, जो क्या करता है एक कोशिकाओं को दो समान भागों में तोड़ने का कार्य किया और संतति कोशिकाओं का निर्माण किया, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, है ना। तो प्रत्येक भाग में वृद्धि करके वयस्क कोशिकाओं जीव का निर्माण करता है। द्विखंडन द्वारा जनन करने वाले जीव में मृत्यु विरल ही होती है, अतः ये अमर होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और टाइटस। ये सब कैसे प्राणी होते हैं, ये अमर हो जाते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु विरल ही होती है, क्योंकि बताया ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, दुनिया में केवल वही जीवित रह सकता है ना। सबकी मृत्यु निश्चित है लेकिन इनकी नहीं है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिजन करके, है ना, मल्टीपल सेल्स का निर्माण करते रहते हैं, इसलिए ये नहीं मर सकते हैं। फिर मल्टीपल फिजन, बहुखंडन क्या होता है, इस प्रकार में एक जनन कोशिकाओं द्वारा अनेक संततियों को उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार में एक जनन कोशिकाओं द्वारा अनेक संततियों को उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, मल्टीपल फिजन करके, बहुखंडन करके, है ना, एक जनन कोशिकाओं को अनेक संततियों उत्पन्न कर सकते हैं हम। तो किसके लिए कैसे पॉसिबल है, ये हम मल्टीपल फ्यूजन करके बहुखंडन कर देंगे। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब मल्टीपल फ्यूजन मतलब बहुखंडन का, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टस, ठीक है। फिर इसके टाइप्स है मुकुलन, बडिंग, है ना, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, बडिंग आता है, मुकुलन, और तो इसमें क्या होता है, टोरुलेशन। इस प्रकार के जनन में एक कोश की जीवों में छोटी, इस प्रकार के जनन में क्या होता है, इस प्रकार के जनन में एक कोश की जीवों की छोटी बाह्यवृद्धि या वलिकाएं उत्पन्न होती है, जो प्रारंभ में जनन कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए जीव में परिपक्व हो जाती हैं, जैसे ईस्ट हो गया, राइजोपस। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक से अधिक कलिकाएं, मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिसे टोरूला अवस्था कहते हैं। टोरूला अवस्था कहलाती है जब क्या होता है कि कुछ परिस्थितियों में, जब विशिष्ट परिस्थितियों में एक से अधिक कलिकाएं, है ना, एक ही जगह से एक से अधिक जब कलिकाएं मतलब मुकुल विकसित हो जाते हैं, उसे टोरूलक अवस्था कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे ईस्ट और राइजोपस, है ना, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, टोरूला अवस्था, एक से अधिक जब कलिकाएं एक ही जगह से निकलने लगे, ठीक है। और बाह्य मुकुलन क्या कहलाता है, एक्सटर्नल बडिंग। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर कलिकाएं से उत्पन्न होता है, जो वृद्धि करके जनक समान हो जाता है। यह कलिकाएं जनक से पोषण प्राप्त करती है तथा बाद में जनक को अलग होकर मुक्त जीवन यापन करती हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, है ना। तो इसके एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, ये एक्सटर्नल बडिंग का, बाह्य मुकुलन का। इस प्रकार अलैंगिक जनन में जनक के शरीर में एक अतिवृद्धि कलिका उत्पन्न होती है, जो वृद्धि करके जनक समान हो जाती है। यह कलिका जनक से पोषण प्राप्त करती है ना, जो उसका जो जनक से क्या करती है, ये पोषण को प्राप्त करती है तथा बाद में जनक से अलग होकर मुक्त जीवन यापन करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल बडिंग, क्या हो गया, एक्सटर्नल बडिंग हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल फ्यूजन की एग्जांपल क्या हो गया, पहला बडिंग, ये टोरुलेशन मैंने बता दिया, और वाह मुकुलन मतलब एक्सटर्नल बडिंग बता दिया। एक्सटर्नल बडिंग की एग्जांपल बताया हाइड्रा, ठीक है, और हाइड्रा बताया गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन लोग, आंतरिक मुकुलन मतलब एक्सटर्नल बडिंग। ये देखो बीजांड रहता है, ये देखो बड, ये एक से अधिक बड निकलना चालू हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या आपको पढ़ाया ना, बाह्य मुकुलन,
ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल हाइड्रा है और कैसे ये कर रहा है, ठीक है, कैसे टोरूला अवस्था पहुंच रहा है ना। एक से अधिक कलिकाएं निकलती आपको दिख रही होंगी नहीं, ठीक है। फिर आंतरिक मूलन क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग क्या होता है, एक प्रकार में जनकों के शरीर में एक विशिष्ट रचनाएं विकसित होती हैं जो नए शिशु प्राणियों को जन्म देने में सक्षम होती है। स्पंज में इस रचनाओं को जैम्यूल्स कहते हैं, जैसे स्पंजिला, ठीक है। एक्सटर्नल बडिंग आंतरिक मुकुलन होता है, जेम्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद किसी नंबर में क्या आता है, स्पोर्स। अधिकांश कवक और शैवाल में विशेष गतिशील प्रकार के अलैंगिक जनन वाले क्या पाए जाते हैं, ये अलैंगिक जनक होते हैं, जिसके जीवाणु मतलब जो स्पोर कहते हैं, जीवाणुओं सूक्ष्म एक कोश की पतली भित्ति तथा युक्त संरचनाएं होती हैं। ये जलीय जीवों में पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। कुछ जीवाणु अगतिशील होते हैं, जिसे अचल बीजाणु कहते हैं, जैसे यूलेथिक्स एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। स्पोर का एग्जाम्पल क्या हो गया, यूलेथिक्स, ठीक है। तो कवक बीजाणु द्वारा क्या होता है, जो स्पोर होता है, स्पोर्स मतलब होता है बीजाणु द्वारा। अधिकांश कवक तथा शैवाल में विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनक होते हैं, जो चल बीजाणु मतलब स्पोर कहते हैं। चल बीजाणु सूक्ष्म एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। ये जलीय जीवों में पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। कुछ बीजाणु अगतिशील होते हैं, मतलब कैसे अगतिशील का मतलब होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, जो अगतिशील बीजाणु कहते हैं, जैसे यूलोथिक्स, ठीक है।